तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को कवर करना है। एक नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन कहती है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम earned by normal resident of a country during a year। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, पहले देखो, सपोज कर लेते हैं ये हमारा हिंदुस्तान देश है। ठीक। अब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे मान लो राम रहता है, ठीक, श्याम है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ कंपनीज भी हैं इंडिया की, जैसे पीटर इंग्लैंड। ठीक, इसके अलावा एसबीआई भी है। ठीक, ये हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग हैं। अब इन लोगों के द्वारा जो भी फैक्टर इनकम्स अर्न करी जाएगी, मतलब ये लोग कुछ ना कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, जैसे बैंक सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बदले उसे इनकम अर्न होगी। श्याम राम भी अपने जॉब करेंगे, पीटर इंग्लैंड अपना सामान बेचेगा, बिजनेस का प्रॉफिट कमाएगा। ठीक, ये लोग कुछ ना कुछ पैसे कमाएंगे। ठीक, वो पैसे जो होंगे, जो ये कमाएंगे, वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करके कमाएंगे, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनके थ्रू कमाई हुई जितनी भी फैक्टर इनकम्स होंगी, अगर हम उन फैक्टर इनकम्स का टोटल कर लेंगे तो वो नेशनल इनकम आ जाएगी। जैसे मान लो एसबीआई बैंक ने 10 रुपए कमाए, इसने 15 रुपए कमाए, राम ने 5 रुपए कमाए और इसने 20 रुपए कमाए। ठीक, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 50 रुपए। तो 50 रुपए हमारे देश में रहने वाले हमारे देश के नागरिकों ने कमाए। वो क्या हो गए? हमारी फैक्टर इनकम हो गई। ये हमारी नेशनल इनकम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ इंडियंस जो होते हैं वो हमारे रहते हैं। ठीक, जैसे हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ रिश्तेदार अक्सर फॉरेन में जॉब वॉब करने के पर्पज से चले जाते हैं। मान लेते हैं यूएसए। अब मान लो यूएसए में हमारे कुछ लोग हैं जो जॉब करने गए हैं या कुछ काम करने गए हैं। जैसे हमारे प्लेयर्स अक्सर खेलने जाते रहते हैं, तो विराट कोहली हो गया, या मान लो कोई हमारे देश का इंसान है, रोहित, वो वहाँ जॉब कर रहा है। हमारी बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे खुली होंगी, जैसे बैंक्स भी खुले हुए हैं, एसबीआई। इसके अलावा पीटर इंग्लैंड जैसी कंपनियां होंगी या रिलायंस होंगी। तो ये भी तो वहाँ पे जो रह रही हैं, जो रह रहे हैं लोग, ये है तो इंडिया के ही। ठीक, अगर बात करें, ये है तो इंडिया के, ये लोग भी तो कुछ ना कुछ पैसे अर्न करेंगे। जो पैसे ये लोग अर्न करेंगे वो भी क्या होगी? फैक्टर इनकम्स होंगी। वो फैक्टर इनकम्स भी हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे इन फैक्टर इनकम्स के अंदर। सपोज करो इन सब ने 60 रुपए कमाए, तो अब हमारे पास टोटल फैक्टर इनकम 110 रुपए हो गए। ठीक, तो ये फैक्टर इनकम जो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहे हैं, वो उन सबका अगर हम सम टोटल कर दें तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। लेकिन यह आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें भी एक चीज होती है, हमारे देश में भी तो कुछ, जैसे भाई कुछ हमारे देश के लोग बाहर रह रहे हैं, तो हमारे देश में भी तो कुछ कंपनीज हैं फॉरेन की, जैसे मैकडोनल्ड्स है। या हमारे देश में भी तो कुछ लोग काम करने आ रहे हैं, मान लो साइमन है।
तो ये भी तो कुछ पैसे कमा के हमारे देश से अपने देश में ले जाएंगे, वो भी तो फैक्टर इनकम्स होंगी। तो उन फैक्टर इनकम्स को मान लो ये लोग यहाँ से 10 रुपए कमा के ले गए, तो उन फैक्टर इनकम्स को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 100 रुपए बचे। अब इसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स और होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की हो गई, सब्सिडी की हो गई, या टैक्स की हो गई, जो हम आगे हायर लेवल पे मतलब चैप्टर में सीखेंगे आगे जाके। ठीक, उसको करने के बाद हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में बुक के अंदर यही डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम्हें यही याद करनी है कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम सम टोटल है जो हमारे देश के अंदर रहने वाले या देश के हमारे नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, देश के अंदर नहीं कहीं पे भी वो रह रहे हो, देश के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाई जाने वाली फैक्टर इनकम्स को एक साल के अंदर हम क्या मानते हैं, अपनी नेशनल इनकम मानते हैं। अब इसी के साथ इसमें एक वर्ड आता है नॉर्मल रेसिडेंट। तो हमें नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में ही पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं। ठीक, तो नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हु हैज, पहला क्या, हु हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, या his period of stay in that country is more than 1 year। मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या करता हो, लाइज लिख लेना बीच में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज करता हो उस देश के अंदर, या फिर जिसका पीरियड ऑफ स्टे किसी भी देश के अंदर 1 साल से ज्यादा होगा, वो हमारे देश का या किसी भी देश का नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अब क्या ध्यान रखना है, नेशनल इनकम का जो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट का, ये दोनों लोगों पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स मतलब हमारे तुम्हारे जैसे लोग, और इसके अलावा ये हमारे इंस्टीट्यूशंस पे भी अप्लाई होता है। इंस्टीट्यूशंस मतलब कंपनीज वगैरह हमारी हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होता है। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है नेचुरल पर्सन, और इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की है हम लोगों को, क्या कुछ लोग होते हैं हमारे देश में जो रहते तो हमारे देश में है, लेकिन हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होते। एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स स्टेइंग इन कंट्री बट आर नॉट रेसिडेंट्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे होते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे हमारे देश में पढ़ने आया है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो उसी देश का कंसिडर किया जाएगा जिस देश में वो रह रहा है, क्योंकि वो यहाँ खाली पढ़ने के पर्पज से आया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाए नहीं कर रहा है। इसके अलावा पीपल विजिटिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई इंसान यहाँ इलाज वगैरह कराने आया है तो वो भी हमारे देश का
नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा क्रू मेंबर्स, किसके, एयरक्राफ्ट्स के, शिप्स के, ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स, ठीक, एंड पॉलिटिशियंस ऑफ फॉरेन कंट्री, ये लोग हमारे देश के रेसिडेंट कंसिडर नहीं किए जाते, क्योंकि इनका कोई भी इंटरेस्ट हमारे देश में लाई नहीं करता है। जैसे कि फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे खाली पढ़ने आए हैं, ये लोग यहाँ पे खाली अपना इलाज कराने आए हैं। क्रू मेंबर्स जो हैं ये यहाँ पे अपनी खाली जॉब के पर्पसेस से आए हैं। ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से या फॉरेन रिलेशन के पर्पस से यहाँ पे आए हैं, ठीक। तो इनका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे, ठीक। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, बॉर्डर वर्कर्स। अब ये बॉर्डर वर्कर्स कौन होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग ऊपर चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे। तो तुम लोगों को पता ही है, देखो इंडिया के जस्ट यहाँ पे एक देश है, कौन सा, नेपाल। नेपाल में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, इंडिया आते हैं जॉब करने और जॉब करके इंडिया से वापस चले जाते हैं। इंडिया आए और जॉब करके चले गए। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कर कंसिडर करते हैं, बॉर्डर वर्कर्स कंसिडर करते हैं। और ये लोग, अब बात ये है नॉर्मल रेसिडेंट कौन सी कंट्री के होंगे, तो ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाते हैं जिसको ये बिलोंग करते हैं। मतलब ये लोग किसके रेसिडेंट माने जाएंगे, नेपाल के ही नॉर्मल रेसिडेंट्स कंसिडर करे जाएंगे। तो बस ये लाइन लिख लेनी है, बॉर्डर वर्कर्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू विच दे बिलोंग। मतलब बॉर्डर रेसिडेंट्स जो होते हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स माने जाएंगे जहां से को वो बिलोंग करते हैं। तो अब इसके बाद अगला जो हमें कॉन्सेप्ट करना है, इसमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल एरिया या फिर टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच गुड्स persons and capital circulate freely।
ठीक, मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब होता है वो एरिया जो कि कोई भी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में सोशल में, ज्योग्राफी के अंदर आप सबको सोशल वाली मैडम ने पढ़ाया होगा, हम लोगों को भी पढ़ाया था कि इंडिया की ये बाउंड्रीज है, हमारे देश की ये कुछ बाउंड्रीज है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है, इस लाइन के अंदर ये हो गया, ये हो गया, या ये भी हो गया, जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया क्या कंसिडर किया जाता है, हमारा, हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी कंसिडर की जाती है। चलो, इतनी बात तो बचपन में हमें बता दी गई थी। अब इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो इसके अलावा हमें और भी कुछ चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या क्या, इस बाउंड्री के अलावा अगर हम बात करें तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ और चीजें भी आती हैं। जैसे कि क्या, आप सबको पता है हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है रशिया, ठीक, जिसके संग अक्सर हमारी मिलिट्रीज की ड्रिल्स होती रहती हैं। तो जब हमारी मिलिट्री की ड्रिल्स होती हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, तो हमारे आर्मी के जवान जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए रशिया वगैरह में, या और भी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ। तो वहां पे जाके ये लोग अपना डिफेंस कैंप सेट करते हैं। ये जो डिफेंस कैंप होता है, ये डिफेंस कैंप हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा कंसिडर करा जाता है। ठीक, ये डिफेंस कैंप या फिर बेसिस जो होते हैं, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा कंसिडर की जाते हैं। मतलब अगर इस कैंप की बाउंड्री के अंदर तुम कहीं पे भी खड़े हो तो ये माना जाएगा कि तुम कहाँ पे खड़े हो, हिंदुस्तान के अंदर खड़े हुए हो। ठीक, ये हो गया। दूसरा दूसरा इसके अलावा हम सबको पता है कि इंडिया में नीचे की तरफ इंडियन ओशियन है, ठीक, तो वो भी हमारा है। ठीक है, लेकिन कहाँ तक, सवाल ये उठता है कहाँ तक। तो इंडिया में भी, इंडियन ओशियन की भी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, जो क्या है, 22 नॉटिकल माइल्स है। मतलब इस 22 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर कोई भी इंसान तैर रहा है या कोई भी जहाज है, ठीक, तो उस जहाज को हम क्या कंसिडर करेंगे, वो माना जाएगा कि वो जहाज जो है वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, या ये इंसान हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। ठीक, इसके अलावा तो दो चीजें हो गई। ठीक, हमारे, इसे कहते हैं इंडियन ओशन टेरिटोरियल वाटर, तो दो चीजें हो गई, लिख लेते हैं यहाँ पे। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आता है सबसे पहला डिफेंस बेसिस, दूसरा टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक, तीसरा क्या होता है, देखो, आपको पता है हमारे बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज वगैरह समुद्र में लगी हुई हैं, तो उनसे ऑयल्स वगैरह निकलते हैं। तो उन ऑयल्स वगैरह को कंटेन करने के लिए बहुत बड़े बड़े से कंटेनर्स जो होते हैं वो इंडियन ओशियंस में जगह जगह पे बनाए गए होते हैं, ताकि इन ऑयल्स को यहाँ पे स्टोर किया जाए। इन कंटेनर्स को हम कहते हैं रिग्स। अब ये ऑयल्स के भी होते हैं और गैस के भी होते हैं। ठीक, तो इसीलिए तीसरा हमारा हो जाता है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अगर कोई इस रिग के ऊपर खड़ा है तो ये माना जाएगा वो कहाँ खड़ा है, इंडियन टेरिटरी के अंदर खड़ा हुआ है। अगला अगला इंडियन एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स। इंडियन
एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, मतलब जैसे मान लो हमारे इधर की तरफ दूसरा देश है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऊपर से हमारे देश का कोई जहाज, ठीक है, वो उड़ के जा रहा है, ठीक, उस जहाज के ऊपर कोई इंसान बैठा है, तो ये अगर इंडियन एयरलाइंस का जहाज है, मतलब हमारे देश की किसी एयरक्राफ्ट है, या इसी तरीके से किसी कहीं और समुद्र में भी हमारे देश का कोई वेसल है, वेसल मतलब शिप है, तो वो भी क्या कंसिडर किया जाएगा, इस जहाज के अंदर जितने लोग बैठे कंसिडर किए जाएंगे, वो सब कंसिडर किए जाएंगे, कहाँ बैठे हुए हैं, इंडिया के अंदर बैठे हुए माने जाएंगे। इसके अलावा पांचवा और आखिरी, इंडियन एम्बेसीज, ठीक, ये क्या होता है, इंडियन एम्बेसीज, तुम सबको पता होगा हर दूसरे देश के अंदर, जैसे पाकिस्तान है या रशिया है, यहाँ पे हर जगह हमारे देश के लोग रहते हैं, और उन लोगों की सुविधाओं के लिए हमारे देश की सरकार ने वहां पे क्या कर रखा है, अपना एक मिनिस्टर बैठा रखा है। तो जिस जगह पे ये मिनिस्टर बैठा होता है, जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हो फॉरेन कंट्री में, तो आपको वहां पे हेल्प करेगा, उस जगह को इंडियन एम्बेसी कहा जाता है, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट हर देश के अंदर हमारी खुली हुई होती हैं। इन जिस एरिया में ये खुली होती है, मतलब इसकी जो बाउंड्री का एरिया होगा, ये एरिया भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर करा जाएगा, ना कि रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब अगर इस एरिया के अंदर आप खड़े हो, तो ये क्या माना जाएगा, आप इंडिया के अंदर खड़े हो, ठीक। तो ये पांच चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं। इसके अलावा याद क्या रखना है, इट एक्सक्लूड्स, इसके अंदर हम कुछ नहीं भी लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, इसके अंदर हम लोग फॉरेन एम्बेसीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। जिस तरीके से हमारे देश की एजेंसी एम्बेसीज बाहर खुली हुई हैं, वैसे ही और कंट्रीज की, जैसे यूएस की एम्बेसी हो गई, पाकिस्तान की एम्बेसी हो गई, तुमने देखी ही होगी, वो कौन सी पिक्चर आई थी, बजरंगी भाईजान, उसके अंदर पाकिस्तान एम्बेसी पे जाता है, वो उसको लेके, बच्ची को लेके, ठीक, वो हो गई। इसी की तरह कनाडा की हो गई, ठीक, और भी बहुत सारी कंट्रीज की हमारे देश में एम्बेसीज खुली हुई हैं, दिल्ली जाओगे तो तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। अब इन एम्बेसीज के अंदर या इस एम्बेसी की छत पे कोई इंसान है, तो वो माना जाएगा कि वो यूएस एम्बेसी की छत पे खड़ा है, तो वो यूएस में खड़ा है। अगर पाकिस्तान एम्बेसी की छत पे खड़ा है, तो वो पाकिस्तान के अंदर कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये जो है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कंसिडर करी जाती है, ठीक। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। इसके बाद हाँ, और एक चीज और रह गई, क्या बताना, जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न करी जाएगी, वो इनकम हमारी क्या मानेंगे हम, डोमेस्टिक इनकम कंसिडर करेंगे, ठीक। तो ध्यान रखना है, जो भी फैक्टर इनकम्स अर्न करी जाएंगी, यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी is considered as डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम को हम इकोनॉमिक्स में एनडीपीएफसी लिखते हैं, ठीक। तो नेशनल इनकम को भी कुछ और लिखते हैं, हाँ, नेशनल इनकम को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर एनएनपीएफसी लिखते हैं, ठीक। अब ये क्या है, ये हमें बाद में समझ में आ जाएगा, उसकी हमें टेंशन लेनी नहीं है।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने, जो हमें कवर करना है इस वीडियो के अंदर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये है क्या जीडीपी डिफ्लेटर? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसका क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में श्योर शॉर्ट एग्जाम के अंदर आता था, लेकिन आजकल एग्जाम में सीबीएसई इसको एमसीक्यूज में जरूर देता है। ठीक, तो एमसीक्यू में 1 नंबर में तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर 4 नंबर में नहीं मिलता है। तो होता क्या है जीडीपी डिफ्लेटर, इसको समझेंगे अभी अच्छे से। ठीक, देख लेते हैं पहले जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर बेटा एक इंडेक्स होता है। अगर इंडेक्स नंबर 11th क्लास में जो पढ़े थे याद हो, तो उसी की तरह जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ये भी एक इंडेक्स होता है। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर का एक दूसरा नाम भी होता है, तो वो भी लिख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो known as प्राइस इंडेक्स, सॉरी करंट प्राइस इंडेक्स। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं करंट प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग करंट प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैसे निकलती है? तो रियल जीडीपी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक, और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स होता है। किस चीज का इंडेक्स होता है? ये हमें एक तरीके से जीडीपी के अंदर डेवलपमेंट का एक इंडेक्स माना जाता है। एक तरीके से समझ लो कि जीडीपी में जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके बारे में हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन देता है। कैसे देता है, तो उस चीज को हम समझ लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ साल लिख लेते हैं, 2020, 2022, 2023 और 2024। ठीक, यहाँ पे हम प्राइस लिख लेते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ। मान लेते हैं 2020 में किसी चीज का प्राइस 10 रुपए था, तो उस समय हमारे देश में उस चीज का जो प्रोडक्शन हुआ करता था, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती थी, मान लो 15,000 यूनिट्स हुआ करती थी। ठीक, 2020 में इस चीज का प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गया, तो हमारा जो क्वांटिटी प्रोडक्शन था वो भी बढ़ के कितना हो गया? 2,000 यूनिट्स का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर ध्यान से देखें हम, फिर हमारा ये महंगाई प्राइस जो थी फिर से बढ़ गया। प्राइस बढ़ने की वजह से जो हमारी प्राइस बढ़ा, तो आउटपुट हमारा अब देखते हैं इस साल कितना हो गया। तो इस साल हम मान लेते हैं कि 2500 यूनिट्स का हमारा आउटपुट हो गया। फिर हमारा प्राइस बढ़ के 40 रुपए हो गया और हमारा आउटपुट 3,000 यूनिट्स का हो गया। अब हम एक काम करते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी सर? तो रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू
क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। रियल जीडीपी का फॉर्मूला था प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो बेस ईयर हम अपने एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, बेस ईयर हमारा 2020 है। वैसे तो दे रखा होता है, और नहीं दे रखा होता आप 2020 कंसिडर कर सकते हो। तो निकालते हैं रियल जीडीपी, प्राइस इनटू, अगर हम बात करें रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्या, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक, तो रियल जीडीपी प्राइस बेस ईयर का 10 रुपए, क्वांटिटी करंट ईयर की 15,000, तो 15,000 इंटू 10 1.5 लाख, 10 इंटू 2, ठीक, यार ये 15,000 यूनिट गलत हो गया, ये 1500 यूनिट है। ठीक है, गड़बड़ हो गई, ये 1500 यूनिट है। ठीक है, 15,000, ये हो गया 20,000, ये हो जाएगा 25,000, और ये हो गया 30,000। अब नॉमिनल जीडीपी देखो 2 मिनट को जरा। नॉमिनल जीडीपी क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, मतलब 10 इंटू 1500, 15,000। ठीक, अब यहाँ पे देखो, तो 20 इंटू 2, 2 2 4, 1 2 3 4, और 40,000, 30 इंटू 25, 25 तियाँ 75, 75,000, 40 4 तियाँ 12, 1 2 3 और 1 4, 1,20,000। अब 2 मिनट को मैं यहाँ पे इसे हटा दूं, अगर जगह इसमें और है नहीं अपने पास, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लेता हूँ। ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेटर का ये रहा। ठीक, तो जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो पहले वाले का अगर मैं निकालूं 15 अपॉन 15 इंटू 100, तो आ जाएगा 100। ठीक, कैसे निकाला, 15,000 अपॉन 15,000 इंटू 100, 15 से 15 कटा, 100 बचा। अब दूसरा कैसे निकलेगा, रियल अपॉन नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो नॉमिनल कितनी है 40,000 अपॉन रियल 20,000 इंटू 100, तो कितना निकलेगा, अगर निकालेंगे तो 4 जीरो से पहले 4 जीरो काट दो तो 200। ठीक, इसी तरीके से तीसरे वाले का निकालते हैं, 75,000 अपॉन 25 इंटू 100, 300। ऐसे चौथे वाले का निकालोगे तो 400। तो तुम्हें देखने को मिल रहा है जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ रहा है, और दुगनी स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब 100% चेंज आया। ठीक, 100% चेंज आया, मतलब अगर हम देखें इन 4 सालों में जो महंगाई है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें इस चीज के बारे में इंडिकेशन देता है। अब रियल और नॉमिनल जीडीपी का क्या सीन है, रियल और नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो देखो नॉमिनल जीडीपी को अगर तुम खाली नजर देखो, तो तुम्हें क्या सोचोगे, 2020 में यार हमारे देश की जो जीडीपी थी वो खाली 15,000 रुपए थी, और यार 2024 में तो वो 1,20,000 हो गई। तो 15 की 1,20,000 तो यार बहुत हो गई, है ना, ये 15 छंग 90, 15 अट्ठे मतलब 8 गुना, 15,000 इंटू 8, 5 8 जा 40, 4 120, मतलब 8 टाइम्स। एक्चुअल बात है नहीं है, लेकिन अगर हम रियल जीडीपी को देखें यहाँ पे, तो रियल जीडीपी 15 थी और 30 हुई, ये कितना बड़ी है, मात्र 2 गुना, 2 टाइम्स। बड़ी है नहीं बड़ी है। ठीक, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किस वजह से है, तो ये डिफरेंस है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। ठीक, और इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता, इसलिए ये माना जाता है कि रियल जीडीपी जो है वो हमारी इकोनॉमी की बेटर पोजीशन जो है वो शो करती है, ना कि नॉमिनल जीडीपी। ठीक, और
जीडीपी डिफ्लेटर यही शो करता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में जो ये चेंज है वो किस वजह से है। वो तो महंगाई की वजह से है, तो वो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है। अभी आपके लिए इतना जानना बहुत है, आगे वैसे इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी के लिए 12th के हिसाब से खाली इतना ही आता है और इससे ज्यादा नहीं आता। अब इसमें याद क्या रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है हमेशा क्या, कि बेस ईयर में, बेस ईयर मतलब जो भी आपका बेस ईयर होगा, ठीक, बेस ईयर होगा कौन सा, जो भी तुम्हारा बेस ईयर होगा, इस चला चला ही निकला, ये ले लेते हैं, जो भी तुम्हारा क्या होगा बेस ईयर होगा, वहां पे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक अगला टॉपिक जो हमें इसमें कवर करना है वो आपको यहाँ पे कवर करना है, लिमिटेशंस ऑफ रियल जीडीपी, कि रियल जीडीपी की क्या लिमिटेशंस है, मतलब रियल जीडीपी में क्या कमियां हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट लेना, आता ही आता है, हर साल पूछा गया है। तो सबसे पहले कमी क्या है, अगर सबसे पहली कमी हम देखें तो सबसे पहली कमी है रियल जीडीपी के अंदर, अगर देखा जाए तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब, इसको समझते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे मान लेते हैं सन 2010 में, ठीक, 2010 में हमारे देश की जो देश में जो जीडीपी हुई, प्रोडक्शन हुआ, वो 1000 यूनिट्स का हुआ। ठीक, 2026 ये साल चल रहा है, मान लो इस साल हमारे देश में जो प्रोडक्शन हुआ वो 5000 यूनिट्स का हुआ। ठीक, उस जमाने में जब 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होते थे तो ये गुड्स जो थे वो 2 लोगों में बंटते होंगे। देश में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक रिच और एक पुअर, मिडिल मिडिल क्लास सब इसमें रहते हैं। मान लो इसमें से 300 गुड्स रिच को मिलते थे और 700 पुअर को मिलते थे। अब देश में बन रहे हैं 5000 गुड्स, तो ये गुड्स भी किस में बटेंगे, रिच में बटेंगे और पुअर में बटेंगे। अब इसमें से रिच को तो मिल रहे हैं 4700 गुड और अमीर को मिल रहे हैं मात्र 300 गुड। तो मेरा तुमसे ये सवाल है, क्या खाली इन आंकड़ों को देख के, मतलब खाली इन नंबरों को देख के कि जीडीपी 2010 में तो 2000 थी, अब 5000 है, इसका मतलब देश की जो जीडीपी है भाई वो तो बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर तुम्हें ये डिस्ट्रीब्यूशन ना पता हो तो क्या तुम देख के कहोगे वेलफेयर है? हाँ, तो हम देख के कहेंगे वेलफेयर है। लेकिन अगर हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन की साइकिल के बारे में पता चल जाता है तो क्या हम देख के कह सकते हैं कि क्या वेलफेयर हो रहा है देश के अंदर? नहीं हो रहा है ना। ठीक, तो ये एक जीडीपी की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जीडीपी खाली अगर हम बात करें तो ये शो नहीं करती कि देश में वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब मान लो 2 देश हैं, एक इंडिया ले लेते हैं, एक पाकिस्तान ले लेते हैं। इंडिया में, ठीक, 2000 हम 20 की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर 2020 में 2 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। ठीक,
पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो हम मान लेते हैं 1,50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, गुड्स बने। इंडिया के अंदर जो गुड्स बने, अब इसमें दो कैटेगरी के गुड्स होंगे, एक होंगे कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स हम मान लेते हैं, और दूसरे होंगे डिफेंस गुड्स। इस तरीके से यहाँ पे भी बन रहे होंगे कंज्यूमर गुड्स और डिफेंस गुड्स। अब हम कहते हैं इंडिया के अंदर 2 लाख में से 1,90,000 गुड्स कंज्यूमर गुड्स बने और मात्र 10,000 गुड्स डिफेंस के बने। पाकिस्तान के अंदर 10,000 कैपिटल कंज्यूमर कैपिटल गुड्स बने और 1,40,000 गुड्स बने। ठीक, मान लो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, पाकिस्तान की जीडीपी भी अगर हम तुम मान लो, सपोज कर लो ये 2,50,000 है, हिंदुस्तान से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो डिफेंस गुड्स बन रहे हैं 2,40,000। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर है, पाकिस्तान की जीडीपी ज्यादा है? हाँ, मानेंगे पाकिस्तान की जीडीपी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या जीडीपी ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे वेलफेयर है? नहीं ना, क्योंकि गुड्स का कंपोजिशन अलग है। गुड्स का वेलफेयर कब होगा? जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनने होंगे। डिफेंस गुड्स से तो खाली लड़ाई झगड़ा होगा, इससे देश को और नुकसान होगा। एक तो कंपोजिशन भी होता है हमारा, एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जीडीपी की लिमिटेशन मानी जाती है, कंपोजिशन भी जीडीपी की लिमिटेशन मानी जाती है। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ये क्या है? आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट नहीं करते हैं। ठीक, अ, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होती है, जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट नहीं किया जाता। जैसे कि किसी को कोई काम कराया आपने, उसके बदले उसे कोई चीज दे दी गिफ्ट के तौर पे, ठीक, तो ये सब मॉनेटरी में नहीं होती। तो जब मॉनेटरी में नहीं है ये, तो मॉनेटरी में ना होने की वजह से इसे नेशनल इनकम में भी कंसिडर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो जीडीपी की वैल्यू निकल के आती है वो सही निकल के नहीं आती, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंक्लूडेड नहीं होती हैं। चौथा, एक्सटर्नलिटीज। ये क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। किस चीज के? पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं किसके? ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने प्लांटेशन करा, इससे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। निगेटिव क्या है? स्मोक्स जो निकल रहे हैं फैक्ट्रीज से या फिर व्हीकल्स वगैरह से हमारे, वो इसमें आते हैं। ठीक, ये हमारी एक्सटर्नलिटीज होती हैं। बस इतना। एक्सटर्नलिटीज थोड़ा ज्यादा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर 3 मार्क्स में सेपरेटली पूछा भी गया है। तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो और एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम्पल बता सकते हो कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी तब ऑकर होती है जब हम प्लांटेशन वगैरह जैसी एक्टिविटीज करते हैं, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी तब अकर होती है जब पोल्यूशन वगैरह फैक्ट्री से क्रिएट होता है। ये एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं, ये बात ध्यान रखना, लिख देना, नॉट अकाउंटेड इन जीडीपी, इन्हें जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, तो आज इस चैप्टर में हम यहीं तक कवर करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम के मेथड्स के बारे में कवर करेंगे, किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, चलो
फिर अगली वीडियो में मिलेंगे अब।